अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज़। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जेल में आज पहला दिन था। मुख्तलिफ वेबसाइट्स पर यह खबरें सामने आई कि महकमा दाखिला पंजाब ने उन्हें जेल में B क्लास देने की मंजूरी दे दी है, लेकिन बरतानवी नशरियाती इदारे BBC का कहना है कि अटक जेल में A और B क्लास की सहूलत मैसर ही नहीं। अटक जेल में सिर्फ C क्लास है, जहां तमाम कैदियों को एक साथ रखा जाता है। अब सवाल यहाँ पर यह बनता है कि क्या खान साहब को अडियाला जेल के बजाय अटक जेल इसीलिए मुंतकिल किया गया है। दूसरी तरफ नई मरदमशुमारी की मंजूरी के बाद इलेक्शन में ताखीर यकीनी हो गई है। सेनेटर रज़ा रब्बानी का कहना है कि आम इंतखाबात का आईनी मुद्दत से आगे जाना गैर आईनी होगा, आखिर विफाक के लिए खतरनाक साबित होगी। कौमी असम्बली की नशिस्तों में रद्द बदल को लेकर इत्तेहादियों के बयानात में भी बड़ा तजाद है। MQM कह रही है कि कराची की कौमी की 2 और सूबाई असम्बली की 3 नशिस्तें बढ़ गई हैं, जबकि नून लीग और पीपल्स पार्टी कह रहे हैं कि नशिस्तों में कोई रद्द बदल नहीं होगा। अब अहम बात यह है कि अगर नशिस्तों में कोई रद्द बदल नहीं तो फिर इलेक्शन नई मरदमशुमारी पर क्यों ज़रूरी है। साथ ही यहाँ पर फिर एक अफसोसनाक खबर सिंध से है, जहाँ नवाब शाह के करीब हज़ारा एक्सप्रेस को हादसा पेश आया है और 2 दर्जन से ज़ायद मुसाफिर जाँ बहक हो गए हैं, 100 के करीब ज़ख्मी हुए हैं। वज़ीर रेलवे कह रहे हैं कि इसमें तकरीब कारी के इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकता। अब ये हादसा है या तकरीब कारी है। अहम तरीन मामला पर बात करने के लिए प्रोग्राम में आज मैंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से अताउल्लाह तारड़ साहब ज्वाइन कर रहे हैं। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा पाकिस्तान इस्तेहकाम पार्टी से मेरे साथ मौजूद हैं। इसके साथ साथ बैरिस्टर गौहर खान साहब मेरे साथ मौजूद हैं, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। अताउल्लाह तारड़ साहब आपसे सर बात का आगाज़ करना चाह रही हूँ। सबसे पहले तो ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया है आज हज़ारा एक्सप्रेस का, और इसमें वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ीक साहब कह रहे हैं कि तकरीब कारी के अवामिल को इसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इस बारे में कुछ पता चल सका है? देखिए, एक तो बड़ा अफसोस है, इंसानी जानों का ज़िया हुआ और ये 10 बोगियां जो है वो पटरी से डीरेल हो गई और जख्मियों को तिब्बी इमदाद भी दी जा रही है। सिंध गवर्नमेंट भी जो है वो सरगर्म है इस वक्त। वो मटियारी में, सांगड़ में, कराची में, बेनज़ीराबाद में, जहाँ जहाँ पे भी जख्मियों को ले जाया जा रहा है, फेडरल गवर्नमेंट का टोटल उनसे रब्ता है। ये तकनीकी बुनियादों पे हुआ या कोई तकरीब कारी थी, ये ऑब्वियसली इस वक्त कहना मुश्किल है। वज़ीर रेलवे अपना बयान दे चुके हैं और जब मुकम्मल तहकीकात की जाएंगी, इन डेप्थ इसमें देखा जाएगा, तो उसके बाद को हतमी राय कायम की जा सकेगी। मगर अभी बहुत कबल अज़ वक्त है। जो लोग दुनिया से चले गए उनके लवाहिकीन के साथ हम इज़हार हमदर्दी करना चाहते हैं, इज़हार अफसोस करना चाहते हैं। और जो जिम्मेदारान, अगर ये तकनीकी बुनियादों पर हुआ या कोई इंसानी एरर था, तो फिर जो भी जिम्मेदारान होंगे उनके खिलाफ करार वाकई जो है वो उनको सजा भी दी जाएगी और इंक्वायरी बाकायदा होल्ड की जाएगी। बेहतरीन। सर मुझे ये फरमाइए, कल खान साहब को जिस वक्त गिरफ्तार किया गया तो उस वक्त इतलात ये आ रही थी कि उनको अडियाला जेल मुंतकिल किया जाएगा, वहाँ तैयारियां भी हो रही थी, फिर उन्हें वहाँ मुंतकिल करने के बजाय इनफैक्ट इंतजामात हो गए सारे अडियाला में, लेकिन उनको मुंतकिल कर दिया गया अटक में। सर ऐसा क्यों, क्या वजूहात हैं? बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात यह है कि खदशा ये था ना, एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस होती है, जिले में अफसरान होते हैं, उनका ख्याल ये होता है कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खुदा ना खास्ता पेश ना आ जाए। अब कल पूरे पाकिस्तान में 1 2 3 4 5 6 से 7 लोग निकले हैं। बाकी तो मैं अब उंगलियों पे गिन इसलिए रहा हूँ क्योंकि वो उंगलियों पे गिने जा सकते थे। तो इंतजामिया का ख्याल था कि शायद ज्यादा लोग निकल आएंगे, क्योंकि खान साहब गिरफ्तारी से एक रात पहले दो झंडे लगा के रियासत मदीना के दावेदार, जिन्होंने घड़ियां चोरी की हैं, ब्लैक मार्केट में बेची हैं, मुस्लिम उम्मा के लीडर जिन्होंने खाना काबा के डायल वाली घड़ी तक को नहीं बख्शा, वो ये ऐलान करके गए थे कि आप अपने अपनी जगहों पे पीसफुल प्रोटेस्ट करें। तो वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए अडियाला बहुत वहां पे लोगों की आमदोरफ्त ज्यादा होती है, इसलिए अटक जरा थोड़ा आइसोलेटेड है। तो मेरा ख्याल इंतजामिया ने बेहतर समझा कि सिटी के लिए वहां पे शिफ्ट किया जाए। अच्छा जी, तो ये मसला था, इस वजह से उनको वहाँ मुंतकिल किया गया। खान साहब की पहली रात वैसे आता साहब कैसी गुजरी है? जेल में अलग कमरे में रखा गया है या दीगर कैदियों की तरह उनको रखा गया है? जेल इंतजामिया की जानिब से कोई सहूलियात वगैरह दी गई है खान साहब को? मेरा नाम अताउल्लाह तारड़ है, मेरा नाम ना शिराद अकबर है, मेरा नाम ना इमरान खान है। मैं वफाकी हुकूमत का नुमाइंदा हूँ। मैं जेलों के अंदर कौन कहाँ पे सो रहा है, कौन क्या खा रहा है, कौन क्या पी रहा है, कौन किस वक्त बाहर आता है, कौन किस वक्त अंदर जाता है, ये मालूमात ना रखना मेरा काम है, ना ये मेरी जिम्मेदारी है। अगर मैं ऐसा करूं तो ये मैं समझता हूं कि मैं अपने ओहदे से भी जो है वो ज्यादती करूंगा, क्योंकि ये काम करते थे खान साहब। टीवी उतार दो, एसी उतार दो, खाना घर का नहीं जाएगा, दवाइयां बंद कर दो, हीटर बंद कर दो, एसी बंद कर दो, पंखा उतार दो।
हम अल्लाह ताला से पनाह मांगते हैं, अल्लाह ताला से रहम मांगते हैं और अल्लाह ताला से डरना चाहिए, बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए। मैं इतना कहूंगा, बाकी पहली रात कैसी गुजरी कैसी नहीं गुजरी ना मेरी जिम्मेदारी है, ना मुझे कमेंट करना चाहिए। पिछली हुकूमत कमेंट भी करती थी। आतिफ साहब चलिए, तो अच्छी बात है कि अगर आप खान साहब की इस लेगेसी को फॉलो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये जो कुछ वो बोलते रहे, जो कुछ वो करते रहे, ये सब कुछ घूम के उनके सामने आ रहा है। फिरदौस आशिक आवान साहिबा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की तर्जुमान है, प्रोग्राम के साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपा। फरमाइएगा सबसे पहले तो ये कि खान साहब को अब सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिल सकता है, लगता है आपको, या आप अंदर चले गए हैं तो इतनी आसानी से बाहर नहीं आ सकेंगे? क्या कहती हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किरण, ये दुख की बात है और करब के लम्हे हैं हमारे लिए, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जिन्होंने इमरान खान साहब को मसीहा मान के अपनी उम्मीदों के चिराग उनके साथ रोशन किए थे और जिन्होंने उन्हें सादक और अमीन समझ के इस मुल्क के लिए मसीहा जाना था। और ख़ास तौर पे वो तमाम चाहने वाले जो उस गले सड़े निज़ाम के विक्टिम थे और वो इमरान खान साहब को इस मुल्क को बदलने के लिए एक रोशनी की किरण समझते थे। तो ये कल का उनका फैसला आना कि सादक अमीन नहीं रहे, वो सर्टिफाइड डिसऑनेस्ट हो गए हैं और उन्होंने चोरी की है या उन्होंने मिसकंडक्ट किया है, ये वो सारी चीज़ें हैं जो कम से कम हमारे कान सुनने और आंखें देखने के लिए किसी सूरत भी तैयार नहीं थी। लेकिन क्या करें कि मेरे लीडर ने ही मुझे ये सिखाया था कि कानून अपना रास्ता बनाता है। जब कभी किसी की गिरफ्तारी होती थी तो मैं उनसे ये पूछती थी कि सर इस पर लाया अमल और हमारी स्टेटमेंट क्या होनी चाहिए, बयानियां क्या है। तो वो कहते थे डट के जाके ये कहो कि नो वन इज अबव द लॉ, और इस मुल्क में कोई मुकद्दस गाय नहीं है, कानून सबके लिए बराबर है। तो आज उस कानून के शिकंजे में अगर सादक अमीन साहब आए हैं तो फिर हमें हौसले से कानून को रास्ता देना चाहिए और कानून जो है वो अपना रास्ता बनाता है। जहां तक उनकी अपीलों का ताल्लुक है तो ये उनका हक है और उनका हक जो है वो किसी को नहीं छीनना चाहिए। और अदालतें जो है इस मुल्क में आज़ाद है, मुनसिफाना फैसले देने की पाबंद है। तो डेफिनेटली जहां बाकियों को रिलीफ मिलता रहा तो डेफिनेटली मैं तवक्को करती हूँ कि उनको भी मिलेगा। लेकिन देखना ये है कि हमें इस फैसले से सबक क्या मिला कि हमारे वो गरूर, अना और तकब्बर के जो बोल थे और जो हमने बोया था आज हमें वो काटना पड़ा। और ये सारी चीजें जिसका खुरा जो है वो अल्टीमेटली बनिंगाला ज़मान पार्क में होम मिनिस्टर की तरफ जाता है और वो जो लाइफ पार्टनर है वो क्राइम पार्टनर बन के एक क्लीन मैन को, जो 2018 तक के क्लीन मैन के तौर पे इस मुल्क की सियासत को बदलने के अज़म के साथ आया था, फिर एक ऐसे लाइफ पार्टनर की उनकी जिंदगी में एंट्री होती है कि जो उनको अल्टीमेटली उस नहज पे ले जाती हैं और वो आज जो है वो लोगों को ये वजाहतें देते फिर रहे हैं कि ये मेरे ऊपर जो मुकदमा है और जो सजा है वो कानून के मुताबिक नहीं है। तो ये कोई इतने अच्छे लम्हात नहीं है इस कौम के लिए। बिल्कुल ठीक, लेकिन बात तो सच है मगर बात है रसवाई की। बात तो सच है मगर बात है रसवाई की, क्योंकि ये अब बिल्कुल ठीक मैं आती हूँ मैं दोबारा इस पे बात करती हूँ आपसे आगे। जी बैरिस्टर गौहर भी, जी ठीक, बैरिस्टर गौहर भी मेरे साथ मौजूद हैं। सर ये फरमाइएगा, आप खान साहब से मुलाकात के लिए गए, मुलाकात नहीं होने दी, वो एक वीडियो मैं आप देख रही थी जो वकालतनामे पर उनसे दस्तखत लेने थे वो मिल गए, क्योंकि आप लोग की तरफ से ये रिक्वेस्ट की गई थी कि वकालतनामे पर दस्तखत करवाने, लेकिन गालिबन तब भी मुलाकात नहीं हुई। जो वीडियो मैंने देखी उसके बाद हो गई फिर नहीं, हम तो अटक गए हुए थे और जेल के बाहर से सिक्योरिटी लगी हुई थी। फिर वहाँ डीपीओ के आपस में भी चले गए और वहाँ जो मुतालिका डीएसपी साहब थे वो आ गए थे। अलबत्ता हमारी मुलाकात नहीं हो सकी, मिलने तो नहीं दिया गया, पर कल कोशिश करेंगे वहाँ जाकर के पावर ऑफ अटॉर्नी साइन करवा लेंगे। जी गौर साहब, घर का खाना खा रहे हैं खान साहब? खान साहब बड़े डाइट कॉन्शियस हैं वैसे। हमारे पास कोई एक्सेस नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, अभी तक कोई नहीं बताया गया किस हालत में रखा गया है, कहाँ रखा गया है और कौन सी फैसिलिटीज उनको दी गई है, और किसी से मुलाकात भी नहीं दी गई है, किसी से बात भी नहीं करने दिया गया। तो मैं तो दो चीजें लेके गया था, एक साथ एप्लीकेशन। ये बी क्लास की मंजूरी की जो बात हो रही थी, वजारत दाखिला की तरफ से मंजूरी दी गई है?
देखिए अगर मंजूरी तो उसकी किस किस्म की सहूलियात दी गई हैं, ये पता चल सका है आप लोगों को? नहीं, मुझे तो कोई ऐसी इतलात मेरी नहीं है, न मेरे पास पहुंची है। लेकिन जिस वक्त हम एप्लीकेशन लेके गए थे, दोनों के लिए एप्लीकेशन तो लिखी है कि वो किस हालत में बताया भी जाए और उनको क्या क्या फैसिलिटीज दी गई है और वो जिसके एंटाइटल है वो उसको मिल रही है कि नहीं। फिलहाल तो ऐसा लग रहा है जिस तरह को उसको नहीं मिली है। लेकिन सबसे पहले ये कि हम इजाजत मांग रहा था मैं कि पहली इजाजत मिले और हम उनसे मुलाकात करें, उनके इंस्ट्रक्शन ले ले, उससे पावर ऑफ अटॉर्नी की दस्तखत ले ले, ताकि हमारे इस डिसीजन के खिलाफ जो हमने अपील करना है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जो हमारा कानूनी हक है, उसमें देर न हो। बिकॉज हम समझते हैं कि पहले भी हमें डॉक्यूमेंट्स देने में ताखीर की गई है। वो हमें ये बताइए जिन केसेस में खान साहब जमानत पर हैं, जी ये बताइए, खान साहब जिन केसेस पर जमानत में हैं, क्या इस केस में सजा का असर उन केसेस पर भी पड़ सकता है? वहां उनकी जमानत मंसूख हो सकती है गौर साहब? नहीं, देखो जो केसेस जमानत पे उस पर असर नहीं पड़ता, लेकिन जो प्री अरेस्ट के बेल होते हैं उसका अपना एक सेपरेट कानून है। लेकिन हमारी इस्तदा अदालत से होगी कि बेशक उनको रिप्रोड्यूस कराया जाए। जरूरी नहीं है कि अगर एक अक्यूज पे जिस पे सारे ऐसे केसेस आपने बनाए और उस केसेस की कोई बेसिस ही ना हो, उसमें आप अरेस्ट ना करें और किसी और केस में वो अरेस्ट हो जाता है और फिर सारे केसेस में आप यकीन पे करना शुरू कर दे, तो ये उसके ड्यू प्रोसेस की भी वायलेशन है और उसके फंडामेंटल राइट्स की भी वायलेशन है। तो ये केसेस अच्छा, अभी आप लोगों का ये मुझे फरमा दीजिए, अभी गौर साहब आगे आप लोगों का क्या प्लान है? क्या पहले सजा की मुअत्तली के खिलाफ अपील दायर करेंगे, फिर फैसले को चैलेंज करेंगे, और ये अपील कब तक अदालत में दायर कर दी जाएगी? अपील सब्जेक्ट तो ये कि हम अगर कल हमें पावर ऑफ अटॉर्नी मिल जाता है तो हम इंशाल्लाह ताला कल मंडे वाले दिन फाइल करेंगे, जो कि वो फिर अपील लगेगी ट्यूसडे वाले दिन। और कानूनी तरीक़ेकार यही है कि जब आप अपील फाइल करते हैं तो अपील में भी ये आप साथ ही एप्लीकेशन दे देते हैं कि जो जजमेंट है उसको सस्पेंड किया जाए और उसको रिहा किया जाए, क्योंकि ये है शॉर्ट सेंटेंसेस 3 साल से कम वाले, इसमें जल्दी होना चाहिए। तो हमारी कोशिश होगी इंशाल्लाह ताला कि इसको हर सूरत इस वीक लग जाए और उसकी रिहाई की तरफ कोई अहकामात जारी हो। सही, ठीक। अता साहब ये फरमाइएगा कि कुछ इत्तलात, कुछ खबरें ऐसी आ रही थी कि वजारत दाखिला की तरफ से मंजूरी दे दी आपको B क्लास में रखने की, और जो BBC की रिपोर्ट है उसमें बताया जा रहा है कि अटक जेल में जहां मियां साहब भी रह चुके हैं, जहां जरदारी साहब भी रह चुके हैं, जहां हनीफ अब्बासी साहब को भी रखा गया है, वहां पर A और B कैटेगरी मौजूद ही नहीं है। तो सर ये सवाल इस वजह से आपसे कर रही हूँ मैं, क्योंकि आपने पहले भी कहा कि हम ये नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपसे करना इसलिए बनता है क्योंकि वो आप ही के कैदी हैं, विफाक के कैदी हैं, और आपकी जिम्मेदारी बनती है आपके कैदी के बारे में आपके पास मालूमात हों। सर देखिए, पहली बात तो यह है कि मियां साहबान को अटक किले में रखा गया था, और अटक किला बाकायदा जेल नहीं है, उसको सब जेल डिक्लेयर करवा के वहां पे डंजन्स में रखा गया था। वो इस जेल से 10-15 किलोमीटर दूर दरिया के किनारे पर वाक़ है। उसका और इस बात का कंपैरिजन नहीं है। इनको जहां रखा गया है वो प्रॉपर जेल है, प्रॉपर बैरक्स हैं, प्रॉपर अमला डिप्लॉयड है, प्रॉपर खाना पीना हर चीज ऑब्वियसली जो बनता है। वहां पर B कैटेगरी है, सॉरी B कैटेगरी है वहां पर? नहीं, वो तो देखे ना, वो कैटेगरी तो B कैटेगरी है वहां पर। वो तो इनके वकला अगर दरखास्त देंगे या वो कोई वहां पे बातचीत करेंगे तो उसके मुताबिक वो कोर्ट ऑर्डर पे मिलती है। B क्लास का राइट ऑटोमेटिक नहीं है, अभी तक मेरे इल्म में नहीं कोई दरखास्त मौसूल हुई हो। और दूसरा जो मुलाकात का एक टाइम होता है, आप वीकेंड पे संडे को जाके मुलाकात नहीं कर सकते, मुलाकात मंडे मॉर्निंग को होती है, चाहे वकालतनामा साइन कराना हो। तो हम इस चीज से गुजरे हैं, रूल्स रेगुलेशन सबके लिए बराबर हैं, और मैं समझता हूँ अगर कोई दरखास्त देंगे तो कंसिडर किया जाएगा, ऐसा नहीं है कि कंसिडर नहीं करेंगे। सही। अच्छा अता साहब ये फरमाइएगा, खान साहब के हवाले से ना कल एक और भी दावा सामने आया है, कोई सोने की क्लाशनकोफ के हवाले से, कोई सोने के लोटे के हवाले से, अब आपके पास है इसकी इत्तलात? जी, पता लगा है कि वो जो सोने की क्लाशनकोफ दी गई थी और एक वो सोने का कोई लोटा दिया गया था, वो ना डिक्लेयर्ड है, ना कहीं पे मिल रहा है, और वो कागजात के अंदर तो है कि खान साहब लेके गए, बट वो कहीं पे डिक्लेयर्ड नहीं है। तो ये नया इंकशाफ हुआ है, और ये वेरी अनफॉर्चुनेट कि अभी होशरुबा इंकशाफात हो रहे हैं, नई चीजें मंजर आम पे आ रही हैं। अभी पिछली मिस डिक्लेरेशन की भी सजा हुई है,
तो जो नई चीजें सामने आ रही हैं तो ये तो जवाब तो देना होगा ना। ये बड़ा इंकशाफ है, ये बड़ी खबर है। आप कह रहे हैं कि इस तरह की इत्तलात तो सामने आई है। फिरदौस साहिबा, आप तो कैबिनेट का हिस्सा रही हैं, आपके इल्म में है इस तरह के कुछ तहाइफ जिनका रिकॉर्ड भी नहीं मिल रहा है, जो पेपर्स पर नहीं मिल रहे हैं लेकिन एग्जिस्ट करते हैं और खान साहब लेके गए? देखिए, बेसिकली जो तोशा खाना है जहां हमारी बदनामी का बायस बना है, वहां सबसे ज्यादा जो आपने देखना कि बेनिफिशरी कौन है, खान ने क्या लूज किया और उनकी मतलब लाइफ पार्टनर ने क्या गेन किया। हर वो तोशा खाना के साथ जुड़ा तहाइफ और उसके बेचने की जो रसीद और उसकी हिस्ट्री है, वो माले मसरूका जो है, उसके खुरे जो हैं वो सारे बनी गाला और जमान पाक तक जाते हैं। अब देखना ये है कि वो जो बेनिफिशरीज हैं, लोटे के खुरे कहाँ से मिलते हैं मैडम? ये कहाँ से आए हुए हैं? ये भी खुरे जाके आपको ये खुरे जो है फरागोगी और बुशरा बीबी के घर से मिलेंगे, क्योंकि जिस तरह से बेदर्दी से तोशा खाना को लूट के और उसको मार्केट में औने पौने दामों बेचा गया, ये सिर्फ वो तोहाइफ नहीं बिके किरण, ये हम सब की उम्मीदें बिकी और ये अल्टीमेटली आज असीरे अटक बन के अटक के उस जेल के अंदर यकीनन ये सोच रहे होंगे कि जो 2018 का एक इक्तदार का तोहफा था जो इस अवाम को मिला और एक जो उनकी लाइफ के अंदर एक बुशरा बीबी की शक्ल में तोहफा आया था, उसने अल्टीमेटली उन्हें जेल की सलाखों तक पहुंचाने में जो किरदार अदा किया। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जो क्लाशनकोफ है और ये जो सोने के लोटे वाली बात है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है जो अता साहब बात कर रहे हैं। अता साहब, ये इसके बारे में कहिएगा, ये आए हुए कहाँ से हैं तोहफे? जी, मैं अभी इसकी तफसीलात जो हैं अभी थोड़ी देर पहले हमारे तक पहुंची हैं और ये एक फॉरेन डेलीगेशन की तरफ से दिए गए थे, जो बुशरा बीबी की एक सोने के साथ, जेवरात के साथ एक जो लगाव और एक मोहब्बत थी। आपने उस ऑडियो में भी सुना कि वो कह रही हैं कि ये मेरी नज़र से दूर नहीं होने चाहिए, इनकी तस्वीरें मत खींचो, इनको घर से बाहर मत लेके जाओ। एक बाकायदा व्यापार शुरू हो गया था वहाँ पे कि चीज़ों को ब्लैक मार्केट में बेचा जाए और बेच के उनके पैसे जो हैं वो खा लिए जाएं। तो ये होता ये है कि आप एक चीज़ को पहले अंडर वैल्यू करवाते हैं, सरकारी खजाने में उस कम पैसे जमा कराते हैं, बाकी करोड़ों रुपया आप खा जाते हैं। इलेक्शन कमीशन में बड़ी कैपेसिटी है और मुझे उम्मीद है कि वो जल्दी हल्का बंदी मुकम्मल करेंगे, क्योंकि सीटें तो नहीं बढ़नी, वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू होती हैं। तो हल्का बंदियां विद इन डिस्ट्रिक्ट लिमिट्स होनी है, जो नए डिस्ट्रिक्ट बने हैं उनमें होनी है। तो मुझे उम्मीद है कि इसको जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा और इलेक्शन जितनी जल्दी हो उतना बेहतर है। सर, इलेक्शन कमीशन के जराए से खबरें ये आ रही हैं कि तकरीबन 4 महीने लग जाएंगे सारे प्रोसेस में। नहीं, मेरा नहीं ख्याल जी, मुझे लगता है कि ये इलेक्शन कमीशन इसको जल्दी मुकम्मल कर लेगा और हमें बड़ी उम्मीद है और हम भरपूर असिस्टेंस उनको प्रोवाइड करेंगे जो भी हो सके। ठीक सर, पीपल्स पार्टी को इतराज था नई मर्दमशुमारी के हवाले से। आज भी रजा रब्बानी साहब कह रहे हैं कि अगर आईनी मुद्दत से आम इंतखाबात आगे जाते हैं तो ये गैर आईनी कदम होगा। तो इस सारे प्रोसेस में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऑन बोर्ड है और अगर जी पीपल्स पार्टी मौजूद थी। सर, पीपल्स पार्टी हर फैसले में साथ होती है लेकिन फिर भी एतराजात होते हैं, सर ऐसा क्यों? देखिए, अब वो उनकी अपनी पॉलिटिक्स है, हमारा काम है सबको साथ लेके चलना और सबको मशावरती अमल में शामिल करना। तो फिरदौस साहिबा, निगरान वजीर आजम अगर सियासी हो तो कोई एतराज तो नहीं होगा? जिस तरह के 5 नाम सामने आ रहे हैं, तो आप लोगों को कोई एतराज है इस पर? देखिए, पहली बात तो ये है कि इस मुल्क को इस वक्त जिस चीज़ की ज़रूरत है, एक तो बर वक्त इंतखाबात हैं और दूसरी बात किरण स्टेबिलिटी है। वो मुआशी और सियासी दोनों स्टेबिलिटीज़ या इस्तेहकाम जो है इस वक्त उस मुल्क को अशद ज़रूरी कोई चीज़ है तो ये 2 चीज़ें हैं। अब हमारा ये बिलीफ है कि एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि आप अभी तक IMF का जो पैकेज है उसके साथ उस कंटिन्यूड प्रोसेस के अंदर है और आपको एक कंसिस्टेंसी कंटिन्यूड पॉलिसीज को आगे लेके चलने के लिए एक अच्छे इकोनॉमिस्ट की ज़रूरत है। जो सियासी इंडिविजुअल्स या शख्सियात हैं यकीनन वो कैपेबल होती हैं, लेकिन जो जिस मर्ज का माहिर होता है वही उस मर्ज को ठीक करता है। इस और एक फेयर फ्री ट्रांसपेरेंट इलेक्शन के लिए
एक ऐसा चेहरा सामने आना चाहिए जिस पे कोई उंगली भी ना उठे और जो कैपेबल भी हो, कॉम्पिटेंट भी हो, क्वालिफाइड भी हो, एक्सपीरियंस भी हो और कम से कम उसके अंदर दर्द दिल भी हो कि इस मुल्क को इन चैलेंजेस से निकालने की उसके अंदर कैपेसिटी भी हो। ये ना हो कि ये 3 महीनों में फिर वो वेंटिलेटर से भी अगली स्टेज पे ये मईशत चली जाए। तो लिहाजा उसी से जो है बिल्कुल ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। फरवान साहब मेरे साथ मौजूद थी, अताउल्लाह तारड़ साहब मेरे साथ मौजूद थे, इसके साथ साथ बैरिस्टर गौहर खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील मेरे साथ मौजूद थे। आप तीनों मेहमानों का शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। फारूक सत्तार साहब साथ मौजूद होंगे। जो एतराज़ात थे पाकिस्तान मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के, वो अब ख़त्म हो गए हैं, नई मरदमशुमारी के तहत इलेक्शन होंगे, इस पर बात करेंगे। ब्रेक प्रोग्राम में एक बार फिर जी खुशामदीद आपको कहती हूँ। फारूक सत्तार साहब सीनियर डिप्टी कन्वीनर MQM से मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया फारूक साहब। सर, MQM ने मरदमशुमारी के लिए बड़ा एहतजाज किया। आप लोग कहते थे कि कराची वाले किसी तौर पर 3 करोड़ की आबादी से कम नहीं है, लेकिन जो नंबर हमारे सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक तो ये तकरीबन 2 करोड़ बन रही है आबादी। MQM ने कैसे कबूल कर लिया ये? देखिए, MQM ने इस पर कोई इत्मीनान का इसे कोई तसल्ली बख्श नताइज तो करार नहीं दिए। MQM का मुतालबा था कि नताइज का ऐलान किया जाए, खर्चा किया गया। MQM के मुतालबे पे 5 साल के अंदर पहली बार जो है मरदमशुमारी हो रही है। और 2017 में जिस तरह आबादी को दबाया, छुपाया, चुराया गया था, जिस तरह गुमशुदा और लापता किया गया था, हमारा सारा एफर्ट जो फोकस था डिजिटल मरदमशुमारी से हमें थोड़ा सा उसमें एक फ़ायदा हुआ कि जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात शिकायत थी वो बाकायदा उन आदाद व शुमार से जो डिजिटल डेटा से आ रहे थे उससे वो साबित होते चले गए और उसके नतीजे में हम आबादी को बाजियाब कराते चले गए। जो चौकीदारी और निगरानी की, तो हमारा कम अज़ कम एक मकसद ये था कि वो जो गुमशुदा आबादी जो कई दहाइयों में की गई थी उसको बाजियाब करना शुरू हो जाए। तो मैं ये बड़े वसूख के साथ और दावे के साथ कहता हूँ कि वो बाजियाबी का अमल शुरू हो गया, उसका पहला मरहला मुकम्मल हो गया। 45 लाख की आबादी का इजाफा हुआ है 2017 के मुकाबले में। 5.5 सालों में अगर 45 लाख आबादी का इजाफा हुआ। मुस्तफा कमाल साहब कह रहे हैं, फारूक सत्तार साहब, कि कराची की कौमी असेंबली की 19 सालों में 98 से 2017 में 60 लाख इजाफा हुआ। 19 सालों में 60 लाख और 6 सालों में 45 लाख मेरे ख्याल में। और जो शरह दिखाई गई इजाफे की, जो इजाफा कुल हुआ 45 लाख कराची में हो रहा है, तो अंदरून सिंध में सिर्फ 36 लाख हो रहा है। वरना अंदरून सिंध में हमेशा डबल इजाफा होता था, कराची में उसका सिर्फ आधा दिखाया जाता था। तो मेरे ख्याल में ये बात मानी गई है कि कराची पाकिस्तान का आबादी के लिहाज से सबसे ज्यादा जो है वो तेजी से आगे बढ़ने वाला शहर है। लेकिन सर 23% का फारूक सत्तार साहब, मुस्तफा कमाल साहब कह रहे हैं कौमी असेंबली की 2 और सूबाई असेंबली की 2 नशिस्तें बड़ी हैं और मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि नशिस्तें अपनी जगह पर बरकरार हैं। तो आप लोग ये दावा किस बुनियाद पर कर रहे हैं? मैं तो आपको सीधी साफ बात कर रहा हूं। अगर आप देख लें कि पहले हम 33% थे ना सिंध में, 72 में, 81 में, 98 में, और 2017 में 33% से ऊपर तो कराची की आबादी जा ही नहीं। सिंध का 33%, अब अल्हम्दुलिल्लाह हम सिंध का 37% है। 4% का इजाफा रिकवरी ऑफ पॉपुलेशन है। किसी को कर्ज दिया था, उसकी वसूली का वक्त आ गया, अब हमने ये वसूलना शुरू कर दिया, ये बहाल होना शुरू किया, बाजियाब कराना शुरू किया है। इसमें यकीनन देखें फिर भी नहीं बढ़ रही है ना, कौमी की बढ़नी मरकज ने बड़ा क्लैरिटी के साथ कह दिया। और 4 नशिस्तें सूबाई सर वैसे भी नहीं बढ़ सकती जी सर, हाउस पूरा नहीं है, सीट्स तो वैसे भी नहीं बढ़ सकती और बढ़ भी नहीं रही हैं। नहीं किरण, आप बता रही हैं आईनी उस मुश्किल को जो कुल तादाद के इजाफे में या जो इंट्रा प्रोविंस जो तब्दीली हो सकती है कि एक सूबे की घटा के दूसरे की बढ़ाएं। ये सिंध के अंदर ही 61 सीटें कौमी असेंबली की हैं और 21 कराची की और 40 बाकी कराची के अलावा बाकी शहरों की। तो कम से कम उस 40 में से कुछ कम होकर कराची में कम से कम 1 या 2 आपको सीट्स बढ़ाने की सर यकीन दहानी करवाई गई है, और करवाई है तो किसने करवाई है? नहीं, किसी ने नहीं। मेरी कैलकुलेशन, मेरी अल्हम्दुलिल्लाह जो एक सिंपल कैलकुलेशन है कि 33 से अगर 37% हो गया है, 5 करोड़ 57 लाख की आबादी अगर आई है, जिसमें से 2 करोड़ 5 लाख कराची की आबादी है, 37% बनती है। 33% पर ऐसे तो बलूचिस्तान की आबादी भी बड़ी है ना।
लेकिन हुकूमत ने फैसला ये किया है कि सीटें जितनी थी उतनी ही रहेंगी, ये वजीर कानून ने ये कहा है, तो फिर आप किस बुनियाद पर ये दावा कर रहे हैं सर? आप सेब को सेब से कंपेयर करें, मौसम्बी को मौसम्बी से करें। देखिए बीबी, बलूचिस्तान की सीट का जो इजाफा आबादी की बुनियाद पर होना है वो दूसरे सूबों से उसको सीट मिलेगी तो बलूचिस्तान की सीटों में इजाफा होगा, जो कि इस वक्त एक आईनी मुश्किल है। मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन मैं अपनी आईनी मुश्किल नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं सिंध का 33 से 37 हो गया तो सिंध की इंटरनल डिस्ट्रीब्यूशन में तो कम से कम नई हल्का बंदियों में मेरी 1 सीट कौमी की बढ़नी चाहिए, 2 या 3 मेरी, या 2 से 4 सूबाई बढ़नी चाहिए। तो ये आप ये कह रहे हैं कि अंदरून सिंध की, ऐसी बात है, इंटीरियर सिंध की सीट्स कम हो जाएंगी और कराची की सीट्स बढ़ जाएंगी? हाँ बिल्कुल ऐसा ही। आप ये कह रहे हैं? पिछली मर्तबा कराची की एक सीट कम कर दी गई थी, जो नेशनल असेंबली की ओल्ड सिटी एरिया की सीट थी वो आधी लियारी को दे दी गई क्योंकि वहाँ की आबादी कम थी, दिखाई गई, और आधी डिफेंस को दे दी गई। कम से कम वो 1 या 2 ऐसी सीटें बहाल हो जाएंगी। एक सेंट्रल की बहाल होगी, 5 थी फिर 4 कर दी गई, तो सेंट्रल की एक बहाल होनी चाहिए, एक साउथ की बहाल होनी चाहिए। अच्छा, पीटीआई के जिन लोगों ने ऑपोजिशन लीडर बनने के लिए आपको वोट दिया, फारूक साहब, जिन लोगों ने आपको वोट दिया वो लोग पार्टी में आ रहे हैं, अगला इलेक्शन पतंग के निशान पर लड़ेंगे? देखिए जीडीए वाले तो जीडीए के टिकट पे लड़ेंगे और वो तो अंदरूनी सिंध में चैलेंज करेंगे ना पीपल्स पार्टी की जो सारी वो। पीटीआई की बात कर रही हूं मैं, 2018 में उनसे छीनकर किसका? जी ऑपोजिशन लीडर के लिए जिन लोगों ने आपको वोट दिया है, पीटीआई के लोगों ने, मैं उनकी बात कर रही हूँ, वो क्या अब आपके निशान पर इलेक्शन लड़ेंगे? देखिए वो तो इनकी अपनी फ्री विल है, जो फ्री विल के मुताबिक ऑपोजिशन के लीडर के लिए हमें वोट दिया और उनका फ्री विल होगा, वो हमारे साथ मिलकर इलेक्शन लड़ना चाहेंगे, एमकेएम में शामिल होके तो पतंग के निशान पे लड़ेंगे। वरना अगर वो आज़ाद हैसियत में भी लड़ना चाहेंगे और उनकी खिदमत कराची के लिए रही है, उनकी जो लोगों में उनकी कबूलियत रही है, उनकी एक साख रही है और उन्होंने 4 सालों में भी लोगों के साथ जो है वो कोई ना कोई वो काम किया, तो मेरे ख्याल में हम तो इस सर आपके निशान पर लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे ये बता दें ना फारूक साहब, पतंग के निशान पर इलेक्शन लड़ेंगे? नहीं देखिए मैंने तो कहा, नहीं ये उनके फ्री विल पर, अगर वो पार्टी में शामिल होकर पार्टी के उस पर इलेक्शन लड़ना चाहते हैं तो हमारी तरफ से फबीहा हम उनको वेलकम करेंगे, हम उनको पार्टी में। लेकिन अगर वो सर अभी तक किसी ने राब्ता नहीं किया है, अभी तक किसी ने अपनी विल का इजहार नहीं किया आपसे? नहीं देखिए अभी तो सिर्फ लीडर ऑफ द अपोजिशन पर ही बात हुई ना उनसे। अब अगर बात होगी कि उनका फ्यूचर में क्या प्लान है, वो किस तरह जो सियासी तौर पे अपने आप को एक्टिव रखना चाहते हैं, तो उस पर हम बात करेंगे। मैं आखिरी एक बात बता दूं, इलेक्शन कमीशन, अच्छा इशरत अली बात साहब का नाम आ रहा है सर, जब हम गए थे उन्होंने कहा 4 माह में हल्का बंदियां हो सकती है, कोई न हिंग लगे ना फिटकरी और रंग चौका, ये आराम से हो सकता है, इसमें कोई हाथी घोड़े नहीं लगते। अच्छा इशरत अली बात साहब का नाम आ रहा है सर, बड़ा सोशल मीडिया पर निगरान वजीर आजम के लिए गालिबन वो कंसीडरेशन में फारूक सत्तार साहब 9 अगस्त को असेंबली जा रही है तो 10 नवंबर को इलेक्शन होना चाहिए। 10 की जगह अगर 25 नवंबर को इलेक्शन हो जाए तो उसमें कौन सी कयामत आ जाएगी? 15 दिन की ताखिर हो रही है। निगरान हुकूमत का पूरा दौरानिया ले ले, 15 दिन और ले ले, तो मेरे ख्याल में इन 3.5 महीनों में तो बड़ी आसानी के साथ जो है हो सकती। और सिर्फ अगर एक, अब मुझे बताइए सर, उससे पहले सर इलेक्शन से पहले निगरा सेटअप ने आना है और वो अभी तक फाइनलाइज नहीं होकर दे रहा है, और कुछ बातें इशरत अली बात साहब के नाम से हो रही हैं कि शायद वो आ रहे हैं, वो कंसीडरेशन में। आपका तो बड़ा अच्छा ताल्लुक रहा है उनसे, तो कोई राब्ता हुआ है क्या? ये नाम आप लोगों की तरफ से तजवीज़ किया गया है? देखिए एमक्यूएम की तरफ से तो मैंने और खालिद भाई ने अपनी एक राय दी थी कि अगर हमसे नाम मांगा गया और मांगा जा रहा है तो हमारी तरफ से तो मौजूद तरीन नाम कामरान टिसूरी भाई का जो गवर्नर सिंध है, गो कि हमें नुकसान होगा इसमें, लेकिन उसके बावजूद भी हमने कहा है कि मुल्क के वसीतर मफाद में हम तैयार हैं उनको मरकज़ में भेजने के लिए। अगर उनकी ज़रूरत है पूरे मुल्क में, वो इसी तरह के इक़दाम करें कि 50,000 लोगों को 10-10 लाख का कोर्स है IT का, वो अगर 1 साल का कोर्स है, 3 हाई जो जिसे कहते हैं ना बहुत ही सोफिस्टिकेटेड जो IT की ट्रेनिंग है, वेब 3 की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, मेटावर्स की, अगर वो 10 लाख का कोर्स फ्री में दिया जा रहा है। सर ये तो पता है ना, ये तो आप लोगों ने खुद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें बता दिया कामरान टिसूरी साहब के हवाले से। मैं इशरत अली बात साहब के हवाले से पूछ रही हूँ, इस हवाले से है कोई आपके पास इत्तलात? नहीं देखिए हमारे पास कोई इत्तलात नहीं है, मीडिया से ही हमें इत्तलात मिली है। हमारे सामने सर निगरान वज़ीर आला सिंध के लिए मुलाकातें हुई हैं आप लोगों की, कोई नाम फाइनल हुआ है
वज़ीर आला सिंध के लिए सोशल मीडिया पर कुछ नाम आ रहे हैं सामने, वो जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर साहब का नाम है, मुमताज़ अली शाह साहब का नाम है, और MQM और GDA के हवाले से ये कहा जा रहा है कि गालिबन आप लोग की तरफ से साबिक ब्यूरोक्रेट हैं यूनुस डागा साहब, इनका नाम तजवीज़ किया गया है, ऐसा ही है? यूनुस डागा का नाम तजवीज़ किया गया, शोएब सिद्दीकी का नाम तजवीज़ किया हमने, दोनों रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट का, जिनकी बड़ी इम्पेकेबल इंटेग्रिटी के साथ उनका करियर जो है वो बहुत वाज़े तौर पर जो है वो एक गैर मुतनाज़ा कैरियर रहा है। तो मेरे ख्याल में वो नाम सबको काबिल कबूल होने चाहिए, और मुझे उम्मीद है कि इस मरतबा 15 सालों का कुछ थोड़ा सा कॉम्पनसेट करने के लिए जो एक तरफा रूल रहा है दही सिंध के उन वडेरों जागीरदारों का जो मसनूई अपनी आबादी में को बढ़ा के, अपनी नुमाइंदगी को बढ़ा के ज़बरदस्ती जो है वो शहरी सिंध को फिर अपन पर कब्जा करके आप उम्मीद करें जो नाम कराची को कॉलोनी बनाने का अमल, आप उम्मीद करेंगे जो नाम आपकी तरफ से दिया गया है शायद ये नाम जो है वो ये कंसीडरेशन में भी हो और शायद यही नाम फिर हमें नजर भी आए। बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसा प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थे। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज से 6 दिन पहले बाजोड़ में इंतहाई अफसोसनाक सानहा हुआ। खुदकुश धमाके में 50 से ज़ायद अफराद जाँ बहक हुए, जिनमें 8 मासूम बच्चे भी शामिल थे। बहुत से ज़ख्मी अब भी अस्पतालों में ज़ेरे इलाज हैं और उनमें भी बच्चे शामिल हैं। जाँ बहक होने वालों में एक बच्चा अबू ज़र भी शामिल था, जो 7 बहनों का इकलौता भाई था और जलसे के मकाम पर चिप्स बेचने के लिए गया था। बच्चों की शहादत पर वॉइस ऑफ अमेरिका से बात करते हुए एक ज़ख्मी बच्चे के वालिद ने दावा किया कि उन्होंने बच्चे को मदरसे पढ़ने के लिए भेजा था। वो जलसे में कैसे चला गया उन्हें नहीं मालूम, और जब उन्होंने मदरसे के ज़िम्मेदारान से सवाल किया तो उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। हमने भी कुछ शहीद और ज़ख्मी होने वाले बच्चों के वालिदैन से बात की है, तो उनका भी यही मौक़िफ़ था कि बच्चे मदरसे भेजे गए थे। मेरा भाई अभी घर पर है, इसके सर पर चोट आई थी। उस वक्त हमें पता नहीं लगा, बाद में सोशल मीडिया के जरिए हमें पता चला कि ये वाकया हो गया है। मदरसे की छुट्टी 5 बजे होती है, मगर उस दिन ये मदरसे से सीधा जलसे में चले गए थे। दरसगाहों के बच्चों को जलसों में ले जाने की खबरें पहली बार नहीं आई हैं। इससे पहले भी कई फुटेजेस और दावे सामने आते रहे हैं। अलबत्ता इस बार भी वालिदैन अपने बच्चों को बगैर इजाज़त जलसे में ले जाने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते हैं। हमने बच्चे को मदरसे भेजा था और वहाँ से हमें कोई पता नहीं चल रहा था। बहुत मुश्किलात हमें हो रही थी। हम पेशावर जा रहे थे कि पता चला हमारा बच्चा चकदरा में वफात पा गया है। हम मदरसे वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते। इस अफसोसनाक मामले पर हमने जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा हाफिज हमदुल्ला से पार्टी का मौक़िफ़ जानने की कोशिश की, तो उन्होंने इस तरह के तमाम दावों को झूठा करार दे दिया है। और इंटरनेशनल नशरियाती इदारे ने जो भी रिपोर्ट जारी किया है, जिसने भी उनको ये रिपोर्ट दी है, ये झूठ पर मबनी है। अब एक मंसूबे के तहत कोशिश की जा रही है कि मुझे ही क्रिटिसाइज किया जाए, दीनी मदरसे को ही क्रिटिसाइज किया जाए, यानी मरूं भी मैं, शहीद भी मैं हो जाऊं, खून भी मेरा बहा जाए और इल्जाम भी मुझ पर लगाया जाए। इससे कत्तन में इत्तेफाक नहीं करता हूँ। नाज़रीन, इससे पहले भी 2019 में कराची में जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के जलसों में मदारिस के बच्चों पर सवाल उठे थे। 2021 भावलपुर में भी PDM के जलसे में जमीयत उलमा इस्लाम की तरफ से मदारिस के कम उम्र बच्चों को लाने की फुटेजेस भी सामने आई थी। यकीनन मुमकिन JUI की क़यादत को इस मामले का इल्म नहीं होगा। उम्मीद है कि मौलाना साहब इसका नोटिस लेकर ज़रूरी हिदायत ज़रूर जारी करेंगे। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है। इंशाअल्लाह जुमे को नाज़रीन से मुलाकात होगी। अपना और अपने मुल्क का ख़ास ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।